नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल भूगोल मंदिर में। मैं नितेश चौरसिया उपस्थित हूँ एक बार फिर भूगोल विषय लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने सामान्य अध्ययन की श्रृंखला प्रारंभ की थी भारत के भूगोल की, आज उसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने ये देखा कि भारत का नाम किस प्रकार से आया। फिर उसके अगले वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। 1947 से लेकर 2023 तक भारत के किन किन राज्यों का निर्माण हुआ है। आज हम आगे बढ़ते हैं और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, स्थिति भारत की जो देखी जाती है वो ग्लोब या पृथ्वी पर देखी जाती है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर पृथ्वी के चारों ओर एक रेखा बनाई गई है जिसे 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह आप पहले पढ़ चुके हैं बचपन में। मैं केवल एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि कैसे अक्षांश देशांतर देखे जाते हैं। ठीक इसी केंद्र को आधार मानकर एक बीच में पृथ्वी के मध्य में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा बनाई गई है जो कि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो भारत की जो स्थिति है ग्लोब पर वो है, एक तो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कहाँ से, विषुवत रेखा से उत्तर में, मतलब यहाँ भारत है इस जगह पर। तो जो इसके अक्षांश होंगे वो कैसे होंगे, वो उत्तर के होंगे। उत्तर देखिए, यहाँ उत्तर उत्तर मैंने लिखा हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक ऐसे देशांतर ग्रीनविच रेखा से देखा चाहते हैं तो भारत कहाँ है, ग्रीनविच से पूरब में। तो भारत के जो देशांतर होंगे, यानी ये जो देशांतर रेखा गुजर रही होगी, ये कौन सी होगी, पूरब और पूरब की होगी। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच से पूरी तरह पूर्व में है। तो भारत की जो स्थिति ग्लोब पर वो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के अक्षांश कितने हैं, कितने डिग्री अक्षांश पर है भारत। मैं आपको बता दूं कि कैसे देखे जाते हैं, एक बार फिर देख लीजिए कि विषुवत रेखा से जितने डिग्री का कोण बनता है पृथ्वी पर, तो वो कोण पृथ्वी के केंद्र से चारों ओर बनेगा। तो चारों ओर 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जा सकती है। ऐसे ही 2 डिग्री खींची जा सकती है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह अक्षांश रेखाएं बनती है। तो कुल 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 डिग्री तक दक्षिण में खींची जाती है। ठीक ऐसे ही देशांतर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे पीछे तक पूरा जो राउंड होता है 180 डिग्री तक होता है। इधर से जाएंगे तो भी 180 डिग्री तक होता है, परंतु 180 दोनों में कॉमन होती है। ये हम अक्षांश देशांतर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कितने डिग्री के बीच में भारत है ये हमें देखना होगा कि पृथ्वी के केंद्र से कितनी कोणीय स्थिति पर भारत स्थित है। 1 डिग्री को भी, जो 1 डिग्री होता है, उस 1 डिग्री को भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया है जिसे मिनट कहते हैं। मिनट, 1 डिग्री में लगभग 60 मिनट होते हैं। कितने? 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में लगभग। तो डिग्री के छोटे भाग को मिनट कहा जाता है। तो हम यहाँ डिग्री और मिनट तक की स्थिति देखेंगे भारत की। देखिए, भारत की जो ये मुख्य भूमि है, ये जो यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वह है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री के ऊपर लगभग 4 मिनट उत्तर। उत्तर क्यों? क्योंकि हम विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। और कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो यहाँ भारत की जो स्थिति लिखी है अक्षांश, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है पृथ्वी पर या ग्लोब पर। ठीक इसी प्रकार भारत की जो देशांतर स्थिति वो कहाँ से देखेंगे? ग्रीनविच से। ग्रीनविच से पहले हम पूरब की ओर घूमेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। ये देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ग्रीनविच से पूर्व में, इसलिए पूर्व। और कहाँ तक जाती है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो यहाँ पर हमने देशांतर स्थिति लिखी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ये आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। और जैसे जैसे हम अक्षांश देशांतर जब पढ़ेंगे, टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम उसे भी,
ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि अक्षांश देशांतर कैसे देखे जाते हैं, तो ये भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति हो गई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर जो अक्षांश विस्तार बन रहा है, यानी कितने अक्षांश बीच में आ रहे हैं, अक्षांश विस्तार कितना है भारत का, तो यदि हम इसमें से ये घटा देंगे तो 29 डिग्री 2 मिनट, तो 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश जो है भारत के बीच में या मध्य में आ रहे हैं, या इसका विस्तार है। और देशांतर विस्तार कितना है, लगभग 29 डिग्री 18 मिनट का। 25 में 7 गए तो 18 मिनट, 97 में से 68 गए तो 29 डिग्री। तो ये आपको निकालना आना चाहिए सीधी। पर यह ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री में केवल 60 मिनट ही होते हैं। मिनट की काउंटिंग बहुत ध्यान से करना। 1 डिग्री में केवल 60 मिनट होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये दोनों का अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार हो गया। तो पूछा जाए कि भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, तो जब तो आप ये लिखेंगे अक्षांश स्थिति, देशांतर स्थिति क्या है तो आप ये लिख देंगे। लेकिन पूछे कि अक्षांश विस्तार कितना है एक शब्द में, तो 29 डिग्री 2 मिनट का। देशांतर विस्तार कितना है, 29 डिग्री 18 मिनट का। तो इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, लगभग 16 मिनट का, मात्र 16 मिनट का अक्षांश और देशांतर विस्तार में मात्र अंतर आ रहा है। आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब ये तो हो गई स्थिति की बात, जो कि ग्लोब पर देखी जाती है। बात करते हैं इस धरातल की, इस भूमि की, कि इसका विस्तार कितना है, यानी इसकी दूरी कितनी है लगभग। देखिए यहाँ भारत का उत्तरी बिंदु लिखा है, इंदिरा कोल, भारत का उत्तरी बिंदु। यहाँ विस्तार की बात कर रहे हैं, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल। कहाँ पर है ये, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। फिर भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि में, जो दक्षिणी बिंदु है कैप कैमोरीन, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक ऐसे ही भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु गांव, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री, भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो भी किबिथु गांव होकर आए थे और वहां पर स्थिति का उन्होंने जायजा लिया था। तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी कहाँ पर है, इस जगह पे गुजरात में है। तो चारों बिंदु हो गए। तो जो भारत की उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जो भारत का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक कुल विस्तार 3214 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार भारत का पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक कुल विस्तार, पूर्वी बिंदु से हम लेंगे यहाँ पश्चिमी बिंदु तक, तो कुल विस्तार है 2933 किलोमीटर। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये इस भूमि का विस्तार हो गया। तो इन दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर आ रहा है 281 किलोमीटर का। अर्थात भारत के उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु एवं पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु में जो अंतर आ रहा है विस्तार में, वो आ रहा है 281 किलोमीटर का। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत की अगर पूछा जाए कि आप देखेंगे कि ये भूमि जो है अंडमान निकोबार की, ये भारत की मुख्य भूमि से भी दक्षिण में है। तो यदि पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम, ये तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु हो गया। दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ये हम बाद में अंडमान निकोबार को जब डिटेल में बढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो इंदिरा पॉइंट है। अब इंदिरा पॉइंट से भी अक्षांशीय स्थिति प्रारंभ हो सकती है, क्योंकि ये दक्षिण में भारत के और दक्षिणतम में है। तो इसका अक्षांश कितना है, इसका जो अक्षांश है वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है। और इसका जो देशांतर है वो है 93 डिग्री 50 मिनट पूर्व। तो यह भी पूछ सकता है इसके अक्षांश देशांतर कितने। अक्षांश एक बार पूछ चुका है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश है इंदिरा पॉइंट का, और देशांतर जो है वो है 93 डिग्री 50 मिनट पूर्व का। तो जो अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 की अपेक्षा अगर ऑप्शन में नहीं दी हो 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये भी दे सकते हैं कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से जो है भारत कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इस तरह से भी ऑप्शन आ सकता है अक्षांश के बारे में। तो 6 डिग्री 45 मिनट बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु से हो गया। ये नहीं दिया हो तो ये तो आपको लगाना ही है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। इस इंदिरा पॉइंट के और भी नाम हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट के और अन्य नाम क्या क्या हैं, जैसे
इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट, और इसे एक और कहते हैं लाइचिंग पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट के ही अन्य नाम हैं। और इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इंदिरा पॉइंट के ये अन्य नाम हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का एक बड़ा द्वीप है दक्षिण में, ग्रेट निकोबार, वहां पर यह स्थित है। इस जगह पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल दक्षिणतम स्थिति में है। तो आशा करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, और उसके बाद उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश पर जो रेखा है वह कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। अब भारत तो उत्तरी गोलार्ध में, तो हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो कर्क रेखा है ये भारत से गुजरती है। तो ये देख लेते हैं कि भारत के संदर्भ में तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के ठीक मध्य से गुजर रही है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से ये गुजरती है। यदि पूछा जाए कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से ये गुजर रही है, तो हम पश्चिम से पूरब एक साथ जमाएं या पूरब से पश्चिम जमा सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इसे पश्चिम से पूरब की ओर जमा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो राज्य है ये राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद यहां पर थोड़ी सी ये निकलती है राजस्थान से। राजस्थान के बाद बीच में मध्य प्रदेश से गुजरती है, और मध्य प्रदेश के बाद उसके पास में छत्तीसगढ़ से ये गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल से ये गुजरती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद बीच में तो बांग्लादेश आ गया। अब त्रिपुरा और मिजोरम 2 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उससे गुजरती है त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। यदि पूछा जाए कि कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है, तो वह है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है, और सबसे कम जो है वो राजस्थान से ये गुजरती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से। सबसे कम किस राज्य से गुजरती है? राजस्थान से। या ये प्रश्न भी बन सकता है कि भारत से लगभग कितनी लंबाई तक गुजरती है? लंबाई भी पूछ सकता है भारत में। तो भारत में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2678 किलोमीटर। कर्क रेखा की जो भारत में लंबाई है वो है 2678 किलोमीटर है। लगभग इतनी ये भारत से गुजरती है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है। जैसे यहाँ झारखंड की जो राजधानी है यहाँ पर रांची, वो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक शहर है। यदि आप मानचित्र में देखेंगे तो रांची आपको साफ नज़र आएगा झारखंड में, कि रांची जो है वो सर्वाधिक नज़दीक शहर है किसके? कर्क रेखा के। लगभग कर्क रेखा पर ही ये स्थित है। तो ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया यहाँ पर। अब इसको ये 8 राज्य कौन से, इसको याद करने की ट्रिक हो सकती है कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, ये हो गया गरम, ग से गुजरात, गरम छत, गरम छत, छत से छत्तीसगढ़ हो गया, पे झा, गरम छत पे झा, पे से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, और मित्र
मित्र से मिजोरम, त से त्रिपुरा। तो ये भी याद करने वाली चीज़ हो गई, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और छत से हो गया छत्तीसगढ़, प से हो गया पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड हो गया, म से मित्र, मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा हो गया। तो याद करने की ट्रिक है, क्रम नहीं है। लेकिन यदि पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व जमाइए या पूर्व से पश्चिम, तो इस क्रम में आप जमाइए, और पूर्व से पूछे तो इधर से जमाइएगा। जिस तरह का प्रश्न बने उस तरह में जवाब देना है। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब बात करते हैं मानक समय देशांतर रेखा की। मानक समय देशांतर, देखिए मानक समय देशांतर क्या होता है। प्रत्येक देश अपना एक समय, मानक समय निर्धारित करता है कि, या मानक समय एक देशांतर निर्धारित करता है कि उस देशांतर के अनुसार उसका समय निर्धारित होगा। उस देशांतर पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ये माना जाएगा कि वहाँ दोपहर का सर्वोच्च समय है। जैसे भारत ने ये एक मानक समय देशांतर लिया है, तो एक ही लिया है, तो पूरे देश में एक समय व्यवस्था होगी, और जब इस पर सूर्य की किरणें सीधी होंगी तो ये माना जाएगा कि दोपहर का सर्वोच्च समय यानी 12 PM का समय होगा, जब इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। धीरे धीरे पृथ्वी घूमती है, तो बाद में इस यहाँ अलग अलग जगह पड़ती है, लेकिन एक ही माना गया है, भारत में एक देशांतर ही लिया गया है। तो पूरे देश में जो घड़ी हमारी समय बताती है वो एक ही समय बताती है। चाहे आप अरुणाचल में जाके रहें या गुजरात राजस्थान में, चाहे आप कश्मीर या कन्याकुमारी कहीं भी जाके रहिए, आपको घड़ी समय एक ही बताएगी, क्योंकि भारत ने एक ही मानक समय लिया है। और वो कौन सी देशांतर रेखा को लिया है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत ने जो है मानक समय देशांतर लिया है। इसके अनुसार भारत का समय तय होता है। अब कैसे होता है वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देशांतर हम जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री अपने अक्ष पर। देख लेते हैं, तो पृथ्वी 24 घंटे में घूमती कितनी? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? 360/24, यानी 1 घंटे में पृथ्वी घूम रही है 15 डिग्री। लगभग कितनी घूम रही है? 15 डिग्री घूम जाती है। यानी कितने मिनट में? 60 मिनट में। 1 घंटे का मतलब कितना हुआ? 60 मिनट में। 15 डिग्री घूम रही है कितनी देर में? 60 मिनट में। तो 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? 60/15, यानी 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है 4 मिनट में। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता। तो दिन भर हम घूमते रहते हैं इसी प्रकार, और समय परिवर्तित होता रहता है। तो इसको मोर डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, इसे ही अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे जब, समझिएगा। तो 1 डिग्री पृथ्वी कितनी देर में घूम रही है? 4 मिनट में। अब देखिए, भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच से। कितना पूरब में भारत का मानक समय देशांतर? 82 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले सूर्य उदय किधर होता है? पूर्व दिशा में। तो सबसे पहले दिन भी किधर होगा? पूर्व में। तो पश्चिम का दिन क्या होगा? बाद में होगा। यानी पश्चिम का समय हमेशा पीछे चलता है, कहाँ से? पूरब की अपेक्षा। जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम में जाएंगे समय पीछे होगा, अर्थात ग्रीनविच रेखा से हमारा समय क्या होगा? पूरब में होने की वजह से आगे होगा। कितना आगे होगा हम देख लेते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। तो 0 से 82 कितनी देर में घूमेगी? इससे गुणा कर दीजिए। 82 डिग्री 30 मिनट को कर दीजिए 4 मिनट से गुणा, तो अंतर आ जाएगा। समय अंतर कितना होगा? देखिए कितना होता है। मिनट को मिनट से करेंगे तो उत्तर आएगा सेकंड में। 30 को 4 से किया तो 120 सेकंड आया, और 4 को जब 82 से करेंगे तो 8 और 24 32, 328 मिनट 120 सेकंड का समय आया। 120 सेकंड के बनते हैं 2 मिनट। 2 मिनट इधर जोड़ दीजिए। 328 मिनट में कितने मिनट हो गए? 330 मिनट। 330 मिनट में हम 60 का भाग देंगे तो घंटे में आ जाएगा। 300 में गए 5 घंटे, 60 का भाग दिया तो इसमें 60 का भाग दे दीजिए घंटे में निकालने के लिए। तो 300 में कितना? 5 घंटे, और कितने मिनट बचे? 30।
ये हो गया 5 घंटे 30 मिनट। तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच समय से कितना आगे चलेगा, पूरब में होने के कारण 5 घंटे 30 मिनट आगे चलेगा। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो हम 5 घंटे 30 मिनट आगे चल रहे हैं। आप अपने अपने मोबाइल में देखेंगे तो उसमें टाइम जोन लिखा होगा GMT +5:30। इसका मतलब हुआ ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितना प्लस चलते हैं, 5:30 प्लस चलते हैं हम। तो हमारी घड़ी में मान लीजिए अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीनविच हमसे पीछे होगा। अभी कितना पीछे होगा, 5 घंटे 30 मिनट। तो वहाँ सुबह कितनी हो रही होगी, अभी वहाँ सुबह के अभी 6:30 हो रहे होंगे ग्रीनविच पे। ये इसका तात्पर्य हुआ। ठीक ऐसे ही हमेशा 5.5 घंटे हम ग्रीनविच से लगभग आगे रहते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो ग्रीनविच मानक समय देशांतर रेखा है, ये कर्क रेखा को पूछा जा सकता है किस राज्य में काटते हैं। तो यहाँ पर ये जो काटते हैं एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ राज्य में। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा एवं मानक समय देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि मानक समय देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो देखिए, भारत के ये कुल 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य हम कैसे जमाएंगे, उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण 5 राज्य। सबसे पहले ये गुजरती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की एक जगह है प्रयागराज के पास, नैनी। तो नैनी नामक स्थान के ऊपर से यह मानक समय देशांतर रेखा गुजरती है। यह भी पूछा गया है कि यह कहां से गुजरती है, एक स्थान पूछा जाए तो वो नैनी है, जो कि प्रयागराज में आता है उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन में नहीं हो तो उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है मिर्जापुर से भी ये गुजरती है। तो इस तरह से प्रश्न भी पूछे गए हैं, पहले आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के बाद ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बाद नीचे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से ये गुजरती है। आप मानचित्र में देखिएगा कि 82.5 डिग्री कहाँ पर है। मानचित्र में हमेशा ऊपर अक्षांश देशांतर दिए होते हैं, ध्यान से देखना, बड़े मानचित्र में भी और एटलस में भी मिलेंगे। तो देखिएगा कि ये रेखा कहाँ से गुजर रही है, किन किन राज्यों से गुजर रही है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहाँ से मानक समय देशांतर रेखा गुजरती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, बातें नोट कर सकते हैं आप। तो ये भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने पढ़ा और कर्क रेखा और मानक समय देशांतर रेखा को भी हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं हम और पढ़ेंगे भारत की सीमा रेखाओं के बारे में। तब तक धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करें और हमें अच्छा समर्थन दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।